What's up? Big Booty 69 is here. तो hello channel, welcome back to my guys. चलो कम बैक हो गया है, मैं वापस आ गया हूँ और कुछ बातें हैं जो कि मैं मिड में बताता चलूंगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत में सबसे पहले हमें एक किंगडम के बारे में बताया जाता है। वो किंगडम जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हंसते खिलते और झूमते नजर आते हैं और उस किंगडम का नाम किंगडम एरीज होता है। तभी भीड़ में हम दो गार्ड्स को बातें करते सुनते हैं, जिनमें से एक सीनियर गार्ड अपने जूनियर को एक ही बात के बारे में चेतावनी दे रहा होता है कि वो अपनी नजरों के पर्सपेक्टिव से इस किंगडम को हर एक एंगल से अगर देख ले तो उसे लगता होगा कि यहाँ पर कोई भी अटैक करने के लिए नहीं आएगा। और इसी बात को कहते ही वो उन्हें रिवोल्यूशनरी के बारे में बताता है, जो कि किसी वक्त इस किंगडम के लोगों पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वो करंट एम्परर और उसके एम्पायर को खत्म करना चाहते हैं। अब सीनियर का अपने जूनियर को इस बात के कहने का और कोई मकसद नहीं था, जस्ट वो इस इल्यूजन में खो ना जाए कि कोई भी उसका दुश्मन नहीं है। जो ही ये बात खत्म होती है तो हमारा अगला सीन रिवोल्यूशनरी आर्मी पर पड़ता है, जहाँ पर इतने इंटेंस माहौल में वो सारे लोग करंट एम्पायर और एम्परर को मार गिराने का एक प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद एक बंदा जो कि शायद से इन रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, तो वो मीटिंग को पूरी तरह खत्म करने से पहले अपने लोगों को कुछ चंद बातें सुनाता है कि वो लोग काफी ज्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं और इस सफर में वो अपने बहुत सारे दोस्तों को भी खो दिए हैं, लेकिन वो इतनी दूर आ गए हैं तो वो इस जर्नी को नहीं रोक सकते। वो अपने दोस्तों का बदला और वो अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। तभी रिवोल्यूशनरी टीम लीडर एक खास बंदे को पिन आउट करता है कि उसका रोल इस मिशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो तैयार नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा मिशन ही चौपट हो जाएगा। तो अगर पहले से उसे कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो वो उसे बता सकता है, और वो उस बंदे का नाम भी हमें बताता है, जिसका नाम लोगिन एम क्लैन है। और हाँ भाई लोगों, ये हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अब हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी सीरीज देखी है जिसमें कभी भी हमने ये नहीं देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर एनिमी साइड का है, लेकिन लोगिन के अपने रीजंस भी हो सकते हैं कि उसने रिवोल्यूशनरी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। तो इस बात से हम ये जज नहीं कर सकते कि हमारा मेन कैरेक्टर एक गलत रास्ते पे चल रहा है। और इसी बात के साथ वो मीटिंग वहीं पर ही खत्म हो जाती है। मीटिंग के खत्म के कुछ ठीक सेकंड्स के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे से बाहर निकलता है तो पीछे से उसका एक कॉमरेड आके उसे पागल बुलाता है। जब लोगन उसका रीजन पूछता है तो पता चलता है कि इस मिशन में लोगन को जो टास्क दिया है तो वो एक बुक को प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन उस बुक को बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लिया था, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए थे। इसलिए वो बंदा हमारे लोगन को एक पागल बुलाता है। लोगन भी उसे जवाब देता हुआ कहता है कि शायद से उसे पता नहीं कि वो इस टास्क का एक हिस्सा तो है, लेकिन बुक को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उसने खुद नहीं लिया था। जो कि सुन वो बंदा भी लोगन की बातों के साथ एग्रीड करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो इस बात को थोड़ा बहुत तो छेड़ भी सकता था, लेकिन अगेन वो अपनी कही हुई सारी बातें वापस ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लोगन के इस बात को छेड़ने के बाद भी वो शायद से इस बुक को अपने से दूर नहीं कर पाता, क्योंकि वही है जो कि इस बुक के हर एक वर्ड को जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सिर्फ लोगन ही उसे पढ़ सकता है। लेकिन लोगन के पास ये बुक होते हुए वो उसे अपने एनिमी का सबसे पहला निशाना बनाता है, क्योंकि अगर ये खबर फैल जाती है तो सारे लोगों को छोड़कर वो सबसे पहले लोगिन को ही मारेंगे। तो वो एक तरह से बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं है, क्योंकि जानते हुए भी कि ये इस बुक को प्रोटेक्ट करते करते वो मर भी सकता है, लेकिन फिर भी वो टीम लीडर की बातों के साथ वॉलंटियर कर रहा है। तभी अचानक से लोगिन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि उसने हर एक बात काफी ठीक तरीके से एक्सप्लेन की है, लेकिन शायद से उसे इस बात के बारे में पता नहीं कि वो यहाँ पर पागलपन नहीं बल्कि खुद का एक मिशन भी कंप्लीट कर रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिवेंज लेना। तो लोगिन के इस बात के कहने पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि लोगिन के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो उन लोगों से अपना रिवेंज लेना चाहता है, यहाँ तक कि वो इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो चलिए अब लोगिन से खुद सुनते हैं कि पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना ज्यादा डेस्परेट है कि इस मिशन को कंप्लीट करने का हर एक खतरा मोल ले रहा है। जिसके बाद हमारी स्टोरी लाइन पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि एक छोटे लड़के ने एक वुडन सोर्ड पकड़ी होती है और साथ ही में उसे बहुत ज्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं। तो उस छोटे लड़के के हाथ में ये वुडन सोर्ड देखकर और आसपास क्राउड को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल ठीक समझे कि यहाँ पर एक डुअल बैटल हो रही थी। लेकिन एक बात क्लियर करता चलूं कि ये हमारा लोगिन नहीं है, बल्कि ये लोगिन का छोटा भाई जिसका नाम रोनिन है। तो यहाँ पर लोगिन और रोनिन के बीच में एक डुअल बैटल हो रही थी,
जिसके रिजल्ट में पता चला कि रोनिन ने अपने बड़े भाई लोगिन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब डुअल बैटल में तो हारना और जीतना लिखा होता है, लेकिन सबसे अजीब बात क्राउड को ये लगी है कि रोनिन को पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग दी जा रही थी, और जहाँ तक उसके बड़े भाई लोगिन की बात हो रही है तो उसे 10 सालों से स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन रिजल्ट में तो लोगिन ने हक दिया, और लोगिन के इस तरह हगने के बाद सारे लोग जितने भी इस डुअल को देख रहे थे तो वो लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोगिन के पिता के रिटायर होने के बाद लोगिन ही इस पूरे एम्पायर को संभालेगा। लेकिन अगर वो स्वॉर्डमैनशिप में अपने छोटे भाई को नहीं हरा सकता तो वो इस एम्पायर को कैसे संभालेगा। तो इस डुअल के बाद उसकी सारी की सारी रिप्यूटेशन खराब हो जाती है, और लोगिन जो कि अभी तक जमीन पर पड़ा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आना तो एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन लोगिन ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि अपने छोटे भाई से हारने के बाद उसने अपने छोटे भाई को भी हार्म करने की कोशिश की, और उसके फूड में लोगिन ने एक पैरालाइज पॉइजन भी डाल दिया था, जिसकी वजह से रोनिन की पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई है और वो चल फिर नहीं सकता। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और लोगिन के फादर को लोगिन की इस करतूत के बारे में पता चल जाता है, और वो इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो लोगिन को अपनी फैमिली से किक आउट कर देते हैं। लोगिन को गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पकड़ जाने के बाद उसके होश खुल जाते हैं और उसे खुद भी ये एहसास होता है कि हारने के बाद उसे अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा है, लेकिन वो इस बात से मुकर नहीं सकता कि वो इस सजा को डिजर्व करता है, तो इसलिए उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। तो फैमिली से किक आउट होने के बाद वो एक मर्सनरी की ट्रेनिंग ले रहा था, और लोगिन ने पूरे 10 सालों तक मर्सनरी की ट्रेनिंग की, और वो एक बहुत ही होनहार मर्सनरी भी बना। और होनहार मर्सनरी बनने के बाद उसे ये एहसास हो रहा था कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, और वो जब अपने घर दोबारा वापस आता है तो उसका पूरा का पूरा कासिल ही आग में लिपटा होता है, जिसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब लोगिन मर्सनरी की ट्रेनिंग कर रहा था तो दुश्मन ने उसकी फैमिली को टारगेट किया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली का ये हाल हुआ, और आज तक उसे ये पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ है। तो लोगिन अपनी फैमिली का पता लगाने के लिए एम्पायर का हर एक कोना चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलता, और न ही उसे कोई ऐसा सुराग मिलता है जो कि उसे उसकी फैमिली के करीब ले जाए। और इसी में ही बहुत महीने गुजर जाते हैं और लोगिन को अभी तक अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी अचानक से लोगिन को साइड में कुछ 2 लोगों की बातें सुनाई देती है, और जब वो उन बातों पर गौर करता है तो पता चलता है कि एम्पायर के खिलाफ बगावत करने वाले को पकड़ लिया गया है, और शायद से अगर वो लोग गलत ना हो तो उस बंदे का नाम एम क्लेन रोनिन है। एम्पायर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एम क्लेन फैमिली के बारे में पता है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है, और कुछ ही लोग बचे हैं जो कि रोनिन की असलियत को जानते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है, और जिस बंदे की ये एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो पहले एक रॉयल फैमिली से था। तो अपने भाई के बारे में ये न्यूज सुनने के बाद वो जल्दी से पब्लिक एग्जीक्यूशन की ओर चला जाता है, और अब लोगिन को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब तो उसे लोकेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन अगर वो थोड़ी भी देर करता है तो वो रोनिन को खो देगा, और अब वो बस उम्मीद ही कर सकता है कि रोनिन को कुछ हुआ ना हो। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि पब्लिकली एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि रोनिन के सिर को उस गार्ड ने अपने हाथों में पकड़ा होता है, और लहराते हुए उन सब लोगों को इस बात की वार्निंग दे देता है कि जो कोई भी एम्पायर के खिलाफ बगावत करेगा तो उसका ऐसा ही अंजाम होगा। और क्राउड में खड़ा लोगिन जो कि कुछ भी नहीं कर सकता और वो बस रो रहा होता है, तो उसी वक्त वो ठान लेता है कि अपनी फैमिली का बदला वो इस एम्पायर से जरूर लेगा, और वो कसम भी खाता है कि वो एम्पायर और उसके एम्परर को भी खत्म करेगा। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है, और हम देखते हैं कि लोगिन और उसकी टीम ने अपना वो मिशन शुरू भी कर दिया है। और कासल के सीन में हम सबसे पहले लोगिन को देखते हैं, क्योंकि जैसे कि कंडीशंस थी कि लोगिन को ही वो सबसे पहले टारगेट बनाएंगे, तो हम कुछ गार्ड्स को लोगिन का पीछा करते हुए भी देखते हैं। लोगिन जो कि गार्ड से भाग रहा होता है, तो आखिरकार वो भी अपने सामने एक डेड एंड को पाता है, और वो गार्ड्स जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले गार्ड को लोगिन नजर आता है, तो वो लोगिन पर बिना किसी सोचे समझे और ना ही किसी प्लान के साथ वो उस पर अटैक करता है। लेकिन लोगिन उस गार्ड को काफी आसानी से हैंडल कर लेता है। तभी पीछे से एक और गार्ड आता है और लोगिन उस दूसरे गार्ड को भी काफी आराम से संभाल लेता है। लेकिन अचानक से एक गार्ड पीछे से स्नीक अटैक करता है, जो कि देख लोगिन टाइम पर उसे डोज करके उसे भी आराम से मार डालता है। लेकिन उस तीसरे गार्ड को मारने के बाद लोगिन अपने आप को गिरा पाता है, क्योंकि चारों ओर गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं, और वो लोग लोगिन से उस बुक को वापस करने का बोलते हैं। लेकिन लोगिन खुद को इतनी डेस्परेट सिचुएशन में पाकर प्लान बी को शुरू करता है। अब प्लान बी में लोगिन की मौत होती है, और पहले से ही लोगिन ने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखा था और उसके साथ एक मैजिकल क्रिस्टल
क्रिस्टल टाइम बॉम्ब भी है। चाहे वो जितना भी सोचे लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं निकल सकता, तो वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और आखिरी अल्फाज उसके कुछ ऐसे होते हैं कि ओ सनम, अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें साथ ले डूबेंगे। ये कहते ही टाइम बॉम्ब फट जाता है और सारे के सारे गार्ड्स लोगिन के साथ ही मर जाते हैं। अब लोगिन खुद को मारने के बाद दो कंडीशन हमें बताता है, जिनमें से एक के साथ तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन एक के साथ वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। अब खुश वो इसलिए है कि उसने अपने एम्पायर का बदला ले लिया और उसने एम्पायर को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिग्रेटफुल है कि उसने अपने पेरेंट्स से कभी माफी नहीं मांगी। उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी और यही रिग्रेट उसे बहुत ही ज्यादा उदास करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर उसे ऊपर वाले से कोई दूसरा मौका मिलता है तो वो अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई से जरूर माफी मांगेगा। तभी अचानक से लोगिन की आंख खुल जाती है और इतनी तेजी से उठने के बाद उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन ये सोचकर कि वो तो मर गया है तो उसे ये दर्द किस वजह से हो रहा है तो उसे इस बात की समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन साइड से उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसके सर्वेंट की होती है। और अब अगर लोगिन गलत ना हो तो ये सर्वेंट जिसका नाम रिक है तो ये 30 साल पहले मर चुका था। उसको जिंदा देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठता है और वो उसे पूछता है कि मिस्टर रिक आप जिंदा कैसे हैं? जो कि सुन मिस्टर रिक की तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है और वो एक अजीब और टेढ़ा वेढ़ा मुंह बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लोगिन के बात को सुनने के बाद लगता है कि वो गोस्ट बन गए हैं। लेकिन होश में आने के बाद उसे याद आ जाता है कि यंग मास्टर लोगिन के सिर पर चोट लगी थी, शायद इसी वजह से वो अपनी कुछ मेमोरीज को खो दिए हैं। और लोगिन अपने लेफ्ट की ओर देखकर सबसे पहले उसे अपनी फैमिली के सिंबल्स हर जगह पर नजर आते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी सोल्जर्स ने शील्ड पकड़ी होती है उन पर भी उनके फैमिली सिंबल्स लगे होते हैं। लेकिन अभी तक लोगिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये रियलिटी है या फिर ये कोई एक सपना है। तभी पीछे से उसे एक ऐसी फेमिलियर आवाज सुनाई देती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि रोनिन की होती है। रोनिन कमरे में आने के बाद अपने बड़े भाई का हालचाल पूछता है, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद लोगिन को सब कुछ बातें याद आ जाती हैं कि ये सीन उसने पहले भी देखा हुआ है। और इस सीन को देखने के बाद उसे कंफर्म हो गया है कि वो टाइम में पीछे आ गया है और पिछले लाइफ में जब रोनिन इसी तरह ही लोगिन के हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आया था तो लोगिन ने बहुत ही गुस्से में और बड़ी ही बेइज्जती के साथ उसे कमरे से दफा होने के लिए बोला, लेकिन उसके बावजूद भी रोनिन उसका पीछा करता था। आखिर में पूरी तरह समझने के बाद रोनिन ने कभी भी अपने बड़े भाई से बात नहीं की। इतनी सारी बातों को एक ही बारी में याद करने से उसके सिर में दर्द होता है, जो कि देख रोनिन घबरा जाता है और पीछे सर्वेंट रोनिन को यहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि उसके बिग ब्रदर के हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लोगिन उसे रोक कर कि वो ठीक है, वो उसके करीब आ सकता है, तो इससे रोनिन को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो रोनिन अपने बड़े भाई के करीब आने के बाद सबसे पहले तो लोगिन से माफी मांगता है क्योंकि उसे फाइट करते वक्त थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए था, जिसके साथ हमारा लोगिन बिल्कुल भी एग्रीड नहीं होता क्योंकि रोनिन ने तो कुछ गलत ही नहीं किया। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो उसी को ही मांगनी चाहिए, जो कि बोलकर दोबारा लोगिन अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि उसने पिछली लाइफ में अपने छोटे भाई के साथ क्या क्या किया था, क्योंकि रोनिन ये डिजर्व ही नहीं करता और आखिरी दम तक रोनिन अपनी फैमिली के हक के लिए लड़ रहा था। और अगर उस वक्त लोगिन को देखा जाए तो वो यहाँ वहाँ फिर रहा था, इसलिए लोगिन अपने छोटे भाई के कंधों पर हाथ रख के उससे सच्चे दिल से माफी मांगता है, यहाँ तक कि वो रो भी पड़ता है और वो अपने छोटे भाई को गले लगाता है। रोनिन अपने बड़े भाई को रोता हुआ देखकर वो भी रो पड़ता है और इसी तरह ही छोटा भाई और बड़ा भाई एक दूसरे को हक करते हुए बहुत ही जोर जोर से रोते हैं, जिससे दोनों का दिल काफी ज्यादा हल्का हो जाता है। जिसके बाद रोनिन वहाँ से जाने की इजाजत ले लेता है, लेकिन वो दोबारा जरूर आएगा, वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब लोगिन को ये यकीन आ गया है कि वो पास्ट में आया है और अगर उसे ऊपर वाले से ये एक दूसरा मौका मिला है तो उसे फ्यूचर के बारे में भी पता है कि फ्यूचर में उनकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट होने से रोकने के लिए उसे जल्दी से जल्दी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तभी ठीक लोगिन के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। लोगिन जब मुड़कर देखता है तो उसकी सर्वेंट चिल्ला रही होती है और साथ में लोगिन से माफी भी मांग रही होती है। लोगिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे याद आ जाता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में काफी खड़ूस रहा है और वो बिना किसी वजह के अपने सर्वेंट्स को डांटता रहता था। लेकिन अपनी सर्वेंट को इग्नोर करके वो मिस्टर रिक से बोलता है कि उसे एक पेन और पेपर चाहिए। पेन और पेपर का सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी जो कि लोगिन की सर्वेंट है तो उसे पेन और पेपर से किसी तरह से पनिश किया जाएगा। लेकिन गुस्से में अब उन लोगों को डांट कर कि अगर वो मजीद बकवास करेंगे तो वो जरूर उसे पनिश करेंगे। पेन और पेपर मिलने के बाद वो उसे थैंक्स भी बोलता है। मिस्टर रिक अब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने कानों से सुना कि यंग मास्टर ने उन्हें थैंक यू बोला है। जिसके बाद
बाद जब लोगन उसे गुस्से से दफा होने का बोलता है तो मिस्टर रिक ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लोगन ने उसे डांटा तो इसका मतलब लोगन बिल्कुल ठीक ठाक है और वो वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर लोगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करके कि ये सब कुछ उसके एक्शन का ही नतीजा है, तो उसे पेशेंस रहना चाहिए और अब ज्यादा सोचने की बारी नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता है कि आज से पूरे 10 सालों के बाद एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिससे पूरा का पूरा एम्पायर ही गिर जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे उस वाली लड़ाई को रोकना होगा जो कि आज से 1 साल बाद होने वाली है, जिसके होने के बाद उसकी फैमिली को काफी ज्यादा डार्क टाइम से गुजरना पड़ेगा। तो अब जबकि उसे फ्यूचर के बारे में पता है तो जितनी चीजें भी उसे याद हो तो उसे जल्दी से जल्दी नोट कर लेना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से एक और इम्पोर्टेंट चीज एक ऐसी भी है जिसे पहले हल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी अगले सीन में हम लोग इनके फादर पैट्रियार्क को देखते हैं, जिन्हें उनका सर्वेंट कहता है कि उनके यंग मास्टर लोगिन मिलने के लिए आए हैं। जिसके बाद हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोगिन अपने फादर से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर आ रहा था तो मानो के जैसे एक सेकंड हिटलर चल रहा हो, क्योंकि रास्ते में जितने भी सर्वेंट्स चाहे वो फीमेल हो या मेल, तो दोनों जेंडर्स की हवा टाइट होती जा रही थी, क्योंकि यंग मास्टर के सामने वो किसी किस्म की भी गलती नहीं करना चाहते। लेकिन तभी अचानक से एक सर्वेंट से उसकी सारी चीजें यंग मास्टर लोगिन के सामने गिर जाती है। अब एक चीज भी नहीं टूटी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रही हो, बल्कि उसकी हालत मास्टर लोगिन की वजह से है। और वो सर्वेंट भी अपने मन ही मन में यही बात दोहरा रही होती है कि उसे अगर गलती करनी ही थी तो मास्टर लोगिन के सामने उसने गलती क्यों ही की, और उसे ये यकीन आ जाता है कि आज ऊपर वाला भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा। लेकिन ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है जब मास्टर लोगिन अपना हाथ बढ़ाते हैं। मास्टर लोगिन के हाथ को देखकर उस सर्वेंट को लगता है कि वो वैसे ही मास्टर लोगिन को जज कर रही थी और उनके बारे में बुरा भला कह रही थी। मास्टर लोगिन का हाथ पकड़ते हुए उन्हें थैंक यू बोलकर जब वो उनके चेहरे की ओर देखती हैं तो हमारा लोगिन वाकई में एक राक्षस नजर आ रहा है। लेकिन इसमें लोगिन की कोई भी गलती नहीं है, उसकी स्माइल ही कुछ ऐसी है। और अगर सर्वेंट की बात की जाए तो वो तो हाथ जोड़कर उसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगती है कि उसे सजा सुनाई दी जाए, वो उस सजा के लायक है। लेकिन अगेन लोगिन कहकर कि उसने तो उसे माफ किया और ना ही इसमें किसी टाइप की माफी मांगने की जरूरत है, ये कहकर वो सर्वेंट वो सारा सामान बटोर कर वहाँ से पतली गली से निकल जाती है। और अब इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद लोगिन को भी समझ में आ जाता है कि एक ही रात में पूरी पर्सनैलिटी मेरी चेंज होगी, तो शायद इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा घबराहट हो रही है और वो मेरी इस वाली पर्सनैलिटी को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से ये सारे सर्वेंट्स मेरे सामने घबरा रहे हैं। लेकिन खैर लोगिन को उम्मीद है कि ये सारे के सारे लोग उसकी इस पर्सनैलिटी के साथ जल्द से जल्द ही अडेप्ट कर लेंगे। और लोगिन भी इन लोगों को दिखाने के लिए कि वो चेंज हो गया है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एक्साइटमेंट में एक और स्माइल मारता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी दिख रही है। स्माइल मार के लोगिन कहता है कि मैं चाहे अपने स्माइल की ओर जितना भी देखूं तो इसको देख के कोई लड़की भी फिदा हो जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि मेरी स्माइल की वजह से ये सर्वेंट डर गई। हाँ, मुझे यकीन है मेरी स्माइल। और आखिरकार वो अपने फादर के कमरे के सामने खड़ा होता है। पैट्रियार्क का सर्वेंट पैट्रियार्क यानी कि लोगिन के फादर से इजाजत लेता हुआ कि यंग मास्टर लोगिन उससे मिलने के लिए आए हैं, तो उससे पहले लोगिन अपने फादर की पर्सनैलिटी हमें डिस्क्राइब करके बताता है कि एक कोल्ड हार्टेड फादर जिसने अपने बेटे को विजिट भी नहीं किया, जो कि डुएल में अपने छोटे भाई से हारकर बेहोश हो गया था, और एक ऐसा कोल्ड हार्टेड फादर जिसने दोबारा ना सोचते हुए अपने बड़े बेटे को अपनी ही फैमिली से किक आउट कर दिया, और एक ऐसा पिता जिसके संबंध उसके दोनों बेटों के साथ अच्छे नहीं थे। तो ऐसे फादर से मैं दोबारा मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी खुद को करेक्ट करते हुए कि इसमें उनके फादर की कोई भी गलती नहीं थी, और लोगिन जो ये सब कुछ बोल रहा था तो ये पास्ट का लोगिन बोल रहा था, क्योंकि आज का दिन लोगिन के लिए चाहे एक मेमोरी ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रेजेंट है और वो अपना रिलेशन अपने फादर के साथ जरूर ठीक करेगा। और पास्ट में जितनी भी गलतियां लोगिन ने की है तो वो दोबारा नहीं दोहराएगा। क्योंकि मैं जो अपने फादर को कोल्ड हार्ट बुला रहा हूँ, तो क्या ये मैंने कभी सोचा कि अपने बेटों को किक आउट करने पर एक पिता को कैसा लग रहा होगा। लोगिन को सब कुछ ठीक करना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दरवाजा खुलने के बाद अपने फादर पर एक नजर पड़ते ही लोगिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पूरे 20 सालों के बाद वो अपने पिता को दोबारा देख रहा है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए लोगिन को पूरे 20 साल हो गए हैं कि अपने पिता का चेहरा उन्होंने नहीं देखा। लेकिन अगर पैट्रियार्क की बात की जाए तो वो हर रोज लोगिन का चेहरा देख रहा था, क्योंकि लोगिन फ्यूचर से पास्ट में आया है, तो इसलिए अपने फादर को पूरे 20 सालों के बाद देखने के बाद वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे पूछता है कि फादर अब तो बहुत ठीक लग रहे हैं। लेकिन जैसा कि लोगिन ने बोला कि उनके फादर कोल्ड हार्टेड है, वो जस्ट शो करते हैं, लेकिन लोगिन को पता है कि अंदर ही अंदर ये उतने ही ज्यादा नरम दिल है। तो लोगिन की बात को सुनने के बाद पैट्रियार्क बोलते हैं
कि उसे क्या चाहिए। वो लोगिन की बात को इग्नोर करके सीधा पॉइंट पर आना चाहते हैं। तो लोगिन भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने फादर से बोलता है कि वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग में जाना चाहता है। आइसोलेटेड का मतलब अपने घर बार को छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग ही करना, और वो भी अपने घर से बहुत दूर। जो कि सुनकर पैट्रियार्क भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोगिन अपने घर बार को छोड़ के ट्रेनिंग क्यों करना चाहता है, और वो इसके पीछे का रीजन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रेनिंग में जाने का एक रीजन होता है, और अगर वो रीजन अच्छा ना हो तो शायद से लोगिन को इसकी इजाजत भी ना मिले। लेकिन लोगिन अपने मन ही मन में बोलता है कि इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वो उस रीजन वॉर को जीतना चाहता है जिसकी वजह से उसकी फैमिली काफी डार्क टाइम से गुजरेगी, जो कि आज से ठीक 1 साल के बाद होने वाली है। और उसी रीजन वॉर को जीतने के लिए उसे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और एक अच्छे टीचर की भी, जो कि सोल्जर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे पाए। लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए उसे पैसे चाहिए। अब यहाँ पर अपने फादर से मिलने का ये मकसद नहीं कि वो अपने फादर से पैसा लेने के लिए आया है, क्योंकि अगर वो मांगता भी है तो उसके फादर नहीं देने वाले। लोगिन की ये बात कहकर अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद से वो उसे इसलिए पैसे नहीं देना चाहते क्योंकि लोगिन एक ट्रस्टवर्दी बेटा नहीं है, बल्कि इसके पीछे का रीजन हमें लोगिन ही बताता है। पैसे ना देने की वजह ये है क्योंकि उसकी फैमिली एक ही नाम से मानी जाती है, और वो है बेगर, यानी कि गरीबों के गरीब फैमिली। आसान शब्दों में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो सब फैमिलीज को मिला के सबसे लोवेस्ट रैंक पर है। लेकिन इसको भी ठीक करने के लिए लोगिन के पास एक प्लान है, वो आज से 3 महीने के बाद होगा। और जैसे कि आपको पैनल नजर आ रहा है तो ये एक लड़की है। पैसों का मामला शायद इस लड़की के साथ लोगिन सॉर्ट आउट करेगा, और वो कैसे ये तो सिर्फ लोगिन ही जानता है। तो आइसोलेटेड ट्रेनिंग का सुनकर उनका पिता बोलता है कि तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम अपने छोटे भाई से एक डुअल बैटल जो हारे हो, जो कि सुन लोगिन इस बात के साथ डिसएग्री करता है और अपने फादर से बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत भटक गया था लेकिन अब जाके मेरी अकल टिकाने आई है। अब लोगिन के फादर ये बात सुन के लोगिन से कहते हैं कि शायद उसको पता नहीं है कि वो आज तक जो भी करता आ रहा है तो उससे लोगिन की इमेज कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन लोगिन की इतनी मजाल कि वो इसको सिर्फ भटकना ही बोल रहा है, तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि आखिर लोगिन को कैसे समझाया जाए। अब ये सब कुछ लोगिन ने पहले से ही एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि पास्ट में वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस हुआ करता था, इसलिए उसके फादर उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाले। लेकिन लोगिन को पता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाके उसकी फैमिली को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। तो इसलिए वो दोबारा से परस्यू करता है कि इस बारी वो सच में माफी मांगने के लिए आया है और आज के बाद वो दोबारा इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। और लोगिन ये सारी बातें काफी ज्यादा डेस्परेटली तरीके से कह रहा होता है, लेकिन जहाँ तक उसके फादर की बात हो रही है तो वो उसकी एक बात को भी सुनने के लिए राजी नहीं होते और उसे वहाँ से जाने का बोलता है। अब ये सारी बातें हम सिर्फ मांगा और स्टोरीज में नहीं देखते, बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और जैसे कि रिजेक्शन के बाद हर एक बंदे की आंखें खुल जाती है और वो अपनी सारी गलतियों को मान लेता है, तो लोगिन भी वैसा करता है और वो अपने पिता से अब इस मर्तबा सच्चे दिल से माफी मांगता है और वादा भी करता है कि आज के बाद वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अपने बेटे को इस तरह इमोशनल होता हुआ देखकर उन्हें समझ में आ जाती है कि लोगिन सच में खुद को बदलना चाहता है। तो वो भी लोगिन से कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, लेकिन इस बारी मैं ये देख भी सकता हूँ और फील भी कर सकता हूँ कि तुम सच्चे दिल से माफी मांग रहे हो, और अगर ऐसी ही बात है कि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूँ। लेकिन इजाजत देने से पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कितने दिनों तक तुम आइसोलेटेड ट्रेनिंग में जाना चाहते हो। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए लोगिन उन्हें 3 महीनों का बताता है, जो कि सुन के लोगिन का फादर बोलता है कि क्या तुम्हारी नजरों में 3 महीने काफी होंगे कि तुम अपने छोटे भाई के लेवल तक पहुँच जाओ। जो कि सुनकर लोगिन कहता है कि उसे अपने छोटे भाई के साथ कंपटीशन में नहीं आना, बल्कि वो खुद के साथ कंपटीशन करना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को बदलना जो चाहता है। उसे ये परवाह नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, उसे जस्ट खुद को बदलना है और पहले से बेहतर करना है। इतनी डीप बात सुनकर उनके फादर भी स्माइल करते हैं और लोगिन से कहते हैं कि चलो तुम्हें इजाजत दे दी जाती है। इजाजत मिलने पर लोगिन को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो खुशी खुशी अपने फादर को थैंक यू भी बोलता है। और अब जबकि यहाँ पर उसका काम खत्म हो चुका है तो वहाँ से जाने की वो इजाजत लेता है। तो उसी पीछे लोगिन का फादर लोगिन को रोक के कहता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी भी हो सकती है, तो इसलिए अपनी पैकिंग अच्छी तरह से करना ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। जो कि सुनकर अब लोगिन को भी काफी चैन मिलता है और वो अपने फादर से थैंक यू बोल के और उनकी बातों के साथ एग्रीड होकर उनके कमरे से बाहर आ जाता है। इसी बीच हमारा सीन कट हो जाता है और हमें कुछ दिनों के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले लोगिन को देखते हैं और वो अपने आइसोलेटेड ट्रेनिंग के एरिया पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद हमें लोगिन से कुछ चंद बातें पता चलती है कि जिस जगह पर ये आया है तो यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली ही आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर उसे दूर
दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा और वो अपनी उस सीक्रेट टेक्निक को बिना किसी तकलीफ और बिना किसी के देखे हुए सीख सकता है। अब यहाँ पर जिस टेक्निक की बात हो रही है तो लोगिन जल्दी से अपने बैग से एक बुक निकालता है और उस बुक को वो डिवाइन सीक्रेट टेक्निक बोलता है, एक डिवाइन सोर्डमैनशिप जो कि सिर्फ लोगिन को ही पता है और वो किसी और को नहीं दिखाना चाहता, तो इसलिए उसने इस तरह की जगह को सेट किया है। लेकिन आखिर ये डिवाइन सोर्डमैनशिप की किताब लोगिन के हाथों कैसे लगी, तो ये हमें लोगिन बताता है कि ये किताब उसने पूरी तरह से मेमोराइज की है और ये अभी इसने खुद अपने हाथों से लिखी हुई है और ये ओरिजिनल की कॉपी है, लेकिन इसमें वो हर एक बात लिखी हुई है जो कि ओरिजिनल में थी और वो ओरिजिनल किताब उसने अपने पास्ट लाइफ में पढ़ी थी और लोगिन के अलावा उसे और कोई नहीं पढ़ सकता था। तो ये वाली किताब भी उसने अपने लैंग्वेज में लिखी है जिसे सिर्फ लोगिन ही पढ़ सकता है। पास्ट में उसने उस किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया था और बाद में उसे जला दिया था क्योंकि इसके अंदर जो सोर्डमैनशिप लिखी हुई है तो वो एंशिएंट टाइम के हीरोज की टेक्निक्स हैं। अगर उसे कोई सीख लेता है तो वो इविल ड्रैगन्स को भी काफी आसानी से हरा सकता है। यहाँ तक कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए, अगर लोगिन इन सब टेक्निक को सीख लेता है तो एम्पायर का कोई ऐसा बंदा भी नहीं होगा जो कि लोगिन के सामने टिक पाए। लेकिन पास्ट में लोगिन के साथ एक ऐसा कांड हुआ था कि वो इस टेक्निक को नहीं सीख पाया था। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, तो वो उसकी एज थी, क्योंकि उस टाइम उसकी एज कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसको सीखने के लिए एक जवान बॉडी चाहिए होती है। तो इस मर्तबा उसके साथ चांस है और वो इसको सीख पाएगा। इस किताब की जितनी भी टेक्निक्स है तो लोगिन उसे अब जाया नहीं होने देगा। ये कहकर अब लोगिन उस डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी बॉडी के आसपास एक ऑरा जमा होने लगता है और लोगिन को ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रहा होता कि उसके चेस्ट पर एक ऑरा सर्कल बन रहा है और लोगिन यही तो चाहता है। लेकिन लोगिन को अब तक ये नोटिस नहीं हुआ कि वो अपने टास्क को कब का कंप्लीट कर चुका है। लेकिन जहाँ तक लोगिन की बात हो रही है तो वो अपने मन ही मन में कहता है कि दोबारा पास्ट में आने के बाद उसकी बॉडी की कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि अपग्रेड हो चुकी हैं और वो उन्हें फील भी कर सकता है और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो 3 दिन और 3 रातों के अंदर ही अंदर वो उस ऑरा सर्कल को बना लेगा। लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि सर्कल तो ऑलरेडी बन चुका है। अब लोगिन को इस बात का खुद भी पता नहीं कि ये सर्कल आखिर इतनी जल्दी कैसे बन गया, लेकिन अब जब ये किस्मत उसका साथ दे रही है तो लोगिन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और लोगिन का दिल गार्डन गार्डन होके बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब एज अ टेस्टामेंट वो जल्दी से अपने सोर्ड को उठा लेता है और टेस्ट आउट करता है ताकि उसके साथ कोई प्रैंक ना हो रहा हो। इसी को ही कंफर्म करने के लिए वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, लेकिन वाकई में उस स्लैश के पीछे काफी ज्यादा पावर होती है और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये रियलिटी है, उसके साथ कोई प्रैंक नहीं हो रहा। और लोगिन को उम्मीद है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उस वॉर के लिए भी जितनी चीजों को कलेक्ट कर रहा है वो भी कलेक्ट कर लेगा और खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए अब जब की किस्मत उसका साथ दे रही है तो वो जल्दी से इस ट्रेनिंग को खत्म करना चाहता है ताकि उसके साथ मजीद और भी टाइम कलेक्ट हो जाए और वो उस वॉर के आने से पहले ही सारी चीजों को काफी अच्छी तरह से निपटा ले। ये कहकर लोगिन अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और इसी में ही वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म कर लेता है। और आज लोगिन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन पर वो उस टेक्निक को ट्राई करना चाहता है जिससे टाइम को भी काटा जा सकता है और उसके पास अभी के लिए सिर्फ सिंगल स्टार कोर ही है, तो इसलिए वो उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। लोगिन अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए सामने की तरफ स्पेस टाइम स्लैश लगाता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसका अंदाजा हम लोग और लोगिन भी नहीं लगा सकता। लेकिन धूल मिट्टी हटने के बाद और अपने सामने सक्सेस रेट को देखने के बाद लोगिन को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने भी लगता है क्योंकि वो जिस तरह सब चीजों को कैलकुलेट कर रहा था तो उससे काफी ज्यादा जल्दी चीजें हो रही हैं और वो उनको जल्दी अकॉम्प्लिश और सीख भी रहा है। लेकिन वो एक खराबी को नोटिस करता है कि सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उसकी ये हालत हो गई है, यानी कि उसने अपनी ट्रेनिंग का गोल तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसकी बॉडी इस पावर को हैंडल नहीं कर सकती, तो इसका भी उसको कुछ करना होगा। लेकिन इस अकॉम्प्लिशमेंट को अपने फादर तक पहुंचाना अब उसका फर्ज है। लेकिन उससे पहले लोगिन किसी बदबू को स्मेल करता है और वो बदबू और किसी की नहीं बल्कि उसकी पसीने की है। अगर वो इस तरह अपने फादर से मिलने के लिए जाएगा तो उनके फादर तो बेहोश ही हो जाएंगे। अगले सीन में लोगिन को हम उसके फैमिली पैलेस में देखते हैं और लोगिन अपने फादर से मिलना चाहता है लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो सामने खड़ा गार्ड है क्योंकि वो लोगिन को अंदर जाने से रोक रहा है और लोगिन को उसी के ही फैमिली के रूल्स बता के कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट ब्लड यानी कि उसके फादर के बेटे भी अपने फादर से मिलना चाहते हैं तो उससे इजाजत लेनी पड़ती है और यंग मास्टर लोगिन तो अभी अभी आए हैं तो इसका मतलब वो अंदर नहीं जा सकते। लोगिन का जो सर्वेंट होता है तो वो भी उस गार्ड की बात को मानकर लोगिन को भी समझाता है कि ये जो गार्ड जो कह रहा है तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन लोगिन को एक बात की कंफ्यूजन हो रही होती है कि 3 महीने पहले इसी तरह ही लोगिन बिना किसी इन्विटेशन अपने फादर से मिलने के लिए गया था और उसको तो किसी ने भी नहीं रोका, तो आखिर ये गार्ड उसे क्यों रोक रहा है। इसी बात के जवाब में वो गार्ड कहता है कि उस टाइम जो गार्ड भी वहाँ पर
खड़ा था तो शायद उसने अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया। अब लोगन को ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रीवियस लाइफ में तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये आज प्रेजेंट में इस तरह क्यों हो रहा है। इसी बात से ही लोगन कुछ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से उसे गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। अब लोगन की ट्रेनिंग की मदद से उसकी सेंसेस भी काफी ज्यादा शार्प हो गई है और वो दूर खड़े गार्ड्स की भी आवाजों को काफी साफ तरीके से सुन पा रहा है, जो कि सुनकर लोगन को पता चलता है कि कुछ गार्ड्स उसका मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने छोटे भाई से हारने के बाद ये भाग गया था और भागने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी, जिससे लोगन को अब पता चल जाता है कि उसकी रेपुटेशन कुछ बहुत ही ज्यादा रॉक बॉटम चली गई है। इसलिए तो फैमिली के गार्ड्स भी अब उसे एक मजाक की तरह ले रहे हैं। लेकिन अगर उसे अपनी रेपुटेशन को दोबारा बरकरार रखना है तो उसे सब कुछ अपने हाथों से ही हैंडल करना होगा। वो सामने खड़े गार्ड से उसका नाम पूछता है, जो कि वो गार्ड अपना नाम बता भी देता है और उस गार्ड का नाम डोमिनेन होता है। और लोगन अब डोमिनेन से बोलता है कि डोमिनेन, लगता है कि तुम जिस बंदे को रोक रहे हो तो तुम उसे कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रहे हो। तुम ऐसे रूल के बारे में बात कर रहे हो जो कि काफी सालों पहले था लेकिन आज नहीं। लेकिन अब इसको मैं एक गलती बिल्कुल भी नहीं समझ सकता क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की है और इस बेइज्जती का बदला तो तुम्हें अब चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ, बल्कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये कहते कहते लोगन किसी चीज को निकाल भी रहा होता है और डोमिनेन ये देखकर कि यंग मास्टर लोगन अब इंचार्ज ले रहे हैं और वो किसी चीज को बाहर निकाल रहे हैं तो वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तभी फटाक से उसके चेहरे पर अपने ग्लव्स लोगन फेंक देता है और उसे चैलेंज करता है कि अपनी रेपुटेशन को दोबारा बरकरार रखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर सब लोगों के सामने चैलेंज देता हूँ कि तुमने मेरी खिलाफ वर्जी की है तो अब इसका बदला तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। सारे लोग लोगन की इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और जहाँ तक उसके सर्वेंट की बात हो रही है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और लोगन डोमिनेन को उकसाने के लिए कि तुम बूढ़े हो चुके हो इसलिए तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा, तो क्या इसका वो मतलब ये ले ले कि वो उससे फाइट नहीं करना चाहता। तो अब डोमिनेन सब लोगों के सामने अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लोगन से कहता है कि यंग मास्टर, आपको पता नहीं कि आप किसे चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आपने मेरी भी बेइज्जती की है, तो इसलिए बिना आपके फादर को ये बात पहुंचाते हुए मैं आपके इस डुअल बैटल को एक्सेप्ट करता हूँ। उम्मीद है आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो जब लोगन और वो नाइट एक दूसरे के साथ फाइट करने पर एग्रीड हो जाते हैं तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो अरीना में आ जाते हैं और अरीना में आते ही ये खबर फैल जाती है कि यंग मास्टर लोगन अब इस नाइट के साथ फाइट करने वाले हैं। तो अब इस फाइट को देखने के लिए दो किस्म के लोग आए होते हैं, जिनमें से एक जो कि लोगन की फाइट पर बेट लगाने के लिए आए हैं और दूसरा जो कि लोगन को दोबारा हारते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि जैसे कि अपने छोटे भाई से ये हारा है तो इस नाइट के सामने तो वो 1 मिनट तक भी वो नहीं टिक पाएगा। लेकिन जहाँ तक हमारे लोगन की बात हो रही है तो उस स्पेशल ट्रेनिंग करने के बाद इसकी सेंसेस शार्प हो गई है और जितनी भी बकवास ये लोग सोल्जर कर रहे हैं तो वो ये सारी बातें सुन रहा है। लेकिन अगर लोगन ने इन सब लोगों के मुंह को चुप करवाना है ताकि आगे से ये इसके पीछे इस तरह की बातें ना करे तो उसे इस फाइट को जीतना होगा। लेकिन सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट उसे ये हो रही है कि अभी फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई और ये लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लोगन इस फाइट को हारेगा और वो सब लोग इस बात को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं क्योंकि वो लोग पहले भी एक ऐसा मंजर देख चुके हैं। तभी सामने खड़ा वो गार्ड हमारे लोगन से कहता है कि लोगन मास्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फाइट में आपको ज्यादा चोटें नहीं लगेंगी, लेकिन मुझे इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि आप इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा रिलैक्स हैं। अब उस गार्ड ने 1 मिनट में ही अपने वक्त, जज्बात और जिंदगी सब कुछ बदल दी क्योंकि लोगन उसकी बातों से ही ये फील कर पा रहा है कि वो उसे 2-4 गालियां देना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता क्योंकि लोगन एक फैमिली मेंबर है और ऊपर से सारे गार्ड्स उस पर नजर रखे हुए हैं। और जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब ये आगे और कुछ नहीं बोलने वाला तो लोगन अपने मन ही मन में कहता है कि इस बंदे में तो जरा सा भी दम नहीं है। तभी हमारा सीन साइड पर हमारे लोगन के सर्वेंट पर पड़ता है। सर्वेंट रिक जो कि खड़े खड़े इसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं कि इस फाइट के रिजल्ट में लोगन को ही चोटें लगेंगी और वो खड़े खड़े अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं क्योंकि उनसे ये देखा नहीं जाता कि यंग मास्टर लोगन इस तरह अरीना में खड़े हैं और सामने एक ऐसे गार्ड से फाइट कर रहे हैं जो कि फाइटिंग के एक्सपीरियंस में लोगन से कहीं गुना ज्यादा आगे है। और अब तो उस फाइट को स्टार्ट करने का वो बंदा भी आ जाता है जो कि अपने फाइट को शुरू करने से पहले उनको इस डुअल के बारे में कुछ रूल बताता है कि इस डुअल में उन लोगों ने कुछ चेंजेस की है और वो चेंजेस वुडन सोर्ड की है क्योंकि ये एक फ्रेंडली डुअल है तो इसलिए रियल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट हम देख पा रहे हैं और आखिरी के कुछ सेकंड्स में जब यंग मास्टर लोगन की ओर देखते हैं तो यंग मास्टर लोगन नोट करते हुए कि वो एकदम रेडी है और वो इस फाइट को स्टार्ट कर सकता है तो उस गार्ड के तो पैरों तले
जमीन घिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे के साथ वो फाइट कर रहा है तो वो वुडन सोर्ड से भी हमारे यंग मास्टर को मार सकता है, क्योंकि फैमिली गार्ड जितने भी हैं तो वो एक माना यूजर है और माना को उस वुडन में इंजेक्ट करने के बाद वो उस आम बंदे को जो कि माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन अब वो चाहे तो वो इस फाइट को नहीं रोक सकता, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि दोनों इस फाइट के लिए एक्साइटेड हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो दोनों में एक गुस्सा है जो कि एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए उबल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक बात की उम्मीद कर सकता है और इसके लिए प्रे भी करेगा कि सर डोमिनियन जो कि माना यूजर है और इस वुडन सोर्ड से भी यंग मास्टर लोगन को मौत के घाट उतार सकता है, तो वो आशा करेगा कि सर डोमिनियन इस फाइट में अपनी माना का जर्रा सा भी इस्तेमाल ना करे। ये अपने मन में कहकर वो इस फाइट को शुरू करता है और इस फाइट को शुरू करने के बाद यहाँ पर जो भी होगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। डुअल बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं, लेकिन वहीं पर ही सर डोमिनियन अपनी फोर्स माना को रिलीज करते हैं, जिसको बाकी के सोल्जर फील कर लेते हैं, क्योंकि माना फोर्स ही वही एक चीज है जो कि सर डोमिनियन को इस फाइट में सुपीरियर बनाती है। क्योंकि माना फोर्स को इस्तेमाल करने के बाद अगर वुडन सोर्ड से हमारे लोगन को एक हिट भी लग जाता है तो वो किसी रियल वेपन से कम नहीं होगा और यंग मास्टर लोगन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वही मर जाएंगे। जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं उन लोगों के पैर थड़ थड़ कांपने लगते हैं और एडिशनली माना फोर्स को देखने के बाद उन लोगों के तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है। कोई कहता है कि ये तो वो चीटिंग कर रहा है और जिस बंदे ने इस फाइट को स्टार्ट किया था तो वो तो सर डोमिनियन से अब बोल रहे होते हैं कि जरा संभल के, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि यंग मास्टर लोगन के साथ फाइट कर रहे हैं। अब ये तो बाकी लोगों के रिएक्शन है, लेकिन उस बंदे का क्या जिसकी ये फाइट है। तो जब हम यंग मास्टर लोगन को देखते हैं तो वो तो बोर खड़े होते हैं और कब ये फाइट सीरियसली स्टार्ट होगी इसी का ही वो कामली तरीके से वेट कर रहे होते हैं। अब जैसा कि फोर्स को फील करने के बाद बाकी लोगों के पैर थड़ थड़ कांप रहे होते हैं तो हमारे लोगन के क्यों नहीं। तो इसी को ही क्लियर करने के लिए लोगन बताता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाकी लोग थड़ थड़ कांप रहे हैं लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका रीजन भी वो बताता है कि इसकी ये जो माना फोर्स है तो ये उसको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे कि वो अपनी नजरों से देख पा रहा है तो उसकी माना फोर्स वो इधर उधर फैल रही होती है, उसके कंट्रोल में नहीं होती। इसी को ही देखकर वो हमारे सर डोमिनियन को कहता है कि सर डोमिनियन लगता है कि आपको किसी बात ने काफी ज्यादा उदास कर दिया है और अभी फाइट अच्छी तरह से स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से लोगन का मतलब कि उसकी माना फोर्स इधर उधर फैल रही है लेकिन उसको भी वो काफी मुश्किलों से कंट्रोल कर पा रहा है। तो सीधा तीर निशाने पर लोगन की बात सच निकली और हमें सर लोगन अपनी दास्तान सुनाते हैं। दास्तान को शॉर्टकट में बताता हूँ कि सर डोमिनियन एक ऐसे नाइट जिनको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी 40 के हो गए हैं और वो रिटायर होने वाले थे और उनको किसी के साथ भी पंगा नहीं लेना था। सारे लोग उनसे डरते हैं लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो वर्स्ट नाइट है, उनका चेहरा ही डरावना है। इसी को ही देखकर सारे लोग उनसे पंगा नहीं लेना चाहते। लेकिन आज अगर लोगन ने उसे ये बात ना कही होती कि वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो शायद इस सिचुएशन में भी ना होते, लेकिन उसे सिर्फ एक बात का गुस्सा है कि अगर कोई दूसरा माना फोर्स वाला बंदा उसकी इस तरह बेइज्जती करता तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको वो काफी आसानी से मसल भी सकता है, वो अपने भाई से भी हारा है और ना ही उसे सोर्ड पकड़ना आता है और ना ही सोर्डमैनशिप में उसके साथ कोई एक्सपीरियंस है, तो एक अनाड़ी के मुंह से अपनी बेइज्जती को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो गुस्से में अपनी माना फोर्स का भी इस्तेमाल करता है और हमारे लोगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सर डोमिनियन को लोगन के करीब होता हुआ देखकर पीछे हमारा सर्वेंट रिक काफी ज्यादा उछल रहा होता है, क्योंकि उसे इस बात की ही टेंशन थी कि लोगन को कहीं चोट न लग जाए। लेकिन यहाँ पर तो सर डोमिनियन उसे मारना चाहते हैं। वो उस बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं जिसने ये फाइट स्टार्ट की है कि इसे इसी वक्त रोक दो, लेकिन उसके हाथों में भी ये नहीं होता क्योंकि वो फाइट को कब का स्टार्ट कर चुका है और वो एक दूसरे के करीब भी आ पहुंचे हैं। और जब सीन दोबारा फाइट पर पड़ता है तो सर डोमिनियन अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं कि मैं वैसे भी रिटायर होने वाला हूँ और मैं इस तरह की रिटायरमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं किसी की जान ले लूं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अनाड़ी जिसको फाइटिंग करना भी नहीं आता, वो अपने छोटे भाई से भी हारा है। माना के बारे में उसे जर्रा सा भी इल्म नहीं है और वो बंदा आकर अपने से एक एक्सपीरियंस बंदे को ऐसी बेइज्जती देता है कि जैसे कि वो उसका सुपीरियर हो। तो इस तरह के बंदे को और उसकी बेइज्जती का बदला तो वो अब नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस फाइट को जल्दी से खत्म करने के लिए वो अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम ट्रिपल किल अटैक है। दिखने से तो वो अटैक काफी ज्यादा भारी भरकम लगता है, लेकिन जब वो उस पर लैंड करता है तो चुस्त से ही वो अटैक डिसमिस हो जाता है, क्योंकि उसने यानी कि लोगन ने अपनी माना का इस्तेमाल भी नहीं किया और उसके अटैक को बेकार कर दिया। वो उसे एक छोटा सा फ्लिक देता है और उस पर अपनी सोर्ड रखता है, वो भी अपने एक हाथ से। लेकिन डोमिनियन जितना भी जोर लगा ले लेकिन वो लोगन के शिकंजे
शिकंजे से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा। और सर डोमिनियन को इतनी ज्यादा स्ट्रगल देखकर हमारा लोगन उससे कहता है कि अब ये मत बताना कि यही तुम्हारा स्पेशल अटैक था और तुम खुद को नाइट बुलाते हो, और अब मुझे इसी बात का डर है कि ये कहीं यानी कि ये अटैक कहीं तुम्हारा बेस्ट ना हो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ ना आता हो। अगर यही तुम्हारा बेस्ट है तो तुम तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड निकले। और साइड में जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं तो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ना ही उनमें से कुछ लोग इस फाइट को देख पाए। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि यंग मास्टर इस फाइट को जीत चुके हैं, क्योंकि हम सर डोमिनियन को उसके घुटनों के बल देख पा रहे हैं। लेकिन तभी लोगन उस रेफरी को बुलाता है जिसने इस फाइट को स्टार्ट किया था। वो भागता हुआ सर लोगन के पास आ जाता है और यंग मास्टर लोगन से उनका ऑर्डर लेता है। तो पता चलता है कि यंग मास्टर लोगन सर डोमिनियन को एक और चांस देना चाहते हैं। आसान शब्दों में वो दोबारा सर डोमिनियन से फाइट करना चाहते हैं, और वो उस रेफरी की भी अब राय लेता है, जिसके साथ वो रेफरी अब एग्रीड होता है। पहले में तो वो सिर्फ हमारे यंग मास्टर लोगन के लिए ही टेंशन ले रहा था, लेकिन अब उसकी टेंशन सारी सर डोमिनियन की तरफ हो गई है। फाइट को शुरू करने से पहले वो सर डोमिनियन से भी पूछते हैं कि क्या वो यंग मास्टर के साथ दोबारा फाइट करना चाहते हैं। अगर उनका जवाब हाँ में है तो उठ जाइए, और अगर ना में है तो वो इस फाइट को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सर डोमिनियन की बात हो रही है तो मन ही मन में वो कह रहे होते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने अपना अटैक लैंड करना चाहा, लेकिन वो अटैक तो चुस में ही बेकार हो गया। मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया और ना ही मुझे कुछ करने का मौका मिला। लेकिन एक बात तो उसने ये नोटिस कर ली कि वो यंग मास्टर से काफी ज्यादा वीक है। लेकिन तभी सर डोमिनियन की सेंसेस दोबारा वापस आ जाती हैं। वो सदमे से निकलकर दोबारा गुस्से में आ जाते हैं और बिना किसी को बताते हुए वो हमारे यंग मास्टर लोगन पर अपनी फोर्स से अटैक करते हैं। लेकिन किस्मत से हमारे यंग मास्टर की सेंसेस शार्प हो गई हैं, तो इसलिए वो उस अटैक को आते हुए देख लेता है और वो उसके मुंह पर अपनी वुडन सोर्ड दे मारता है, जो कि खाने के बाद सर डोमिनियन लगभग बेहोश ही हो गए थे। और यंग मास्टर लोगन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उसने उन्हें एक दूसरा चांस दिया, लेकिन उस चांस को उसने गवा दिया और बिना किसी को बताए हुए मुझ पर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश की। तो अब इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसी से ही वो अपनी रेपुटेशन को दोबारा पीक पर ले जाएंगे। और दूसरी ओर हमारे सर डोमिनियन, जो कि अभी तक अपने घुटने के बल बैठे होते हैं, तो बड़ी ही हिम्मत करने के बाद वो हमारे यंग मास्टर को पुकारते हैं और यंग मास्टर लोगन से कहते हैं कि यंग मास्टर लोगन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि इस फाइट के रिजल्ट में मैं हार गया हूँ, तो मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो ही वो ये बात करता है तो दोबारा यंग मास्टर लोगन उसके चेहरे पर अपनी वुडन सोर्ड दे मारता है, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा जोरदार था। लेकिन हमारे सर डोमिनियन कंफ्यूजन में कि वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब ये यंग मास्टर लोगन उसकी कुटाई क्यों कर रहे हैं। तो अपनी रेपुटेशन को भी तो पीक पर लाना है, तो इसलिए जितना देखना था लोगन ने देख लिया और जितनी मर्सी करनी थी वो लोगन कर चुका है। अब पनिशमेंट की बारी है और सर डोमिनियन इस पनिशमेंट के हकदार हैं कि उन्हें पनिश किया जाए, क्योंकि है तो वो एक नाइट है, लेकिन अपने सुपीरियर से वो पंगा ले रहा था, इसका हर जाना तो उसे भरना ही पड़ेगा। ये कहकर यंग मास्टर लोगन सर डोमिनियन की कुटाई को शुरू करते हैं और उन्हें इतना ज्यादा जोर जोर से मारते हैं कि उनकी चीखें निकलती हैं। पीछे के जितने भी लोग खड़े होते हैं वो चाहते हुए भी इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने कभी भी यंग मास्टर लोगन को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा और ना ही किसी की इस तरह पिटाई करते हुए देखा है। और वो नाइट्स जो कि लोगन को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो लोगन को देखने के बाद उन सब लोगों की राय चेंज हो जाती है और उन्हें भी ये फील होता है कि यंग मास्टर ने इन 3 महीनों में ऐसा क्या किया है कि वो इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। और साथ ही में जिस अंदाज से उन्होंने अपनी इस वुडन सोर्ड को पकड़ा है, तो देखने से ऐसा लगता है कि वो कई सालों के एक माहिर सोर्डमैन है। इसी तरह ही आखिर में लोगन अपनी कुटाई को रोक देता है और जिस रेफरी ने इस फाइट को शुरू किया था वो अब इस फाइट के रिजल्ट को भी अनाउंस करता है कि इस फाइट का विनर और कोई नहीं बल्कि हमारे यंग मास्टर लोगन है। अगला सीन हमें लोगन और उसके फादर के बीच में दिखाया जाता है। यंग मास्टर लोगन 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद अपने रिजल्ट को अपने फादर को बताना चाहते थे, लेकिन उनके फादर को पहले से ही पता चल गया है, क्योंकि वो उस फाइट को स्टार्टिंग से ही देख रहे थे और उनको ये भी पता चला है कि लोगन अवेकन भी हो गया है, यानी कि वो अपने माना को भी इस्तेमाल कर सकता है। इस अकॉम्प्लिशमेंट से वो काफी ज्यादा खुश है और वो लोगन को बधाई भी देते हैं। लेकिन लोगन ने ये कैसे किया तो वो ये भी पूछते हैं, तो लोगन अपने फादर को जवाब देता हुआ कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता। ये कहकर उन्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, उसने अपनी लालच को अपने से दूर किया और जितनी भी बातें उसको अभी तक परेशानी में डाल रही थी तो उन सब को उसने इग्नोर किया। उसने अपने आप को भी माफ किया उस हर एक कांड के लिए जो कि उसने अपने पास्ट में किया था। तो ये सब कुछ चीजें करने के बाद उसकी बॉडी में ऐसा फील हो रहा था कि फोर्स कलेक्ट हो रही है और लोगन को
भी पता नहीं चला कि कब, कहां और कैसे उसकी बॉडी में फोर्स कलेक्ट होगी और वो अगले ही पल अवेकन हो गया। अब लोगन ये जो बातें कह रहा है तो उसके ऑपोजिट उसके साथ हुआ है, क्योंकि इस तरह तो उसके साथ कभी भी नहीं हुआ। उसने स्पेशल ट्रेनिंग की मदद से खुद को अवेकन किया है। लेकिन जहाँ तक ये सारी बातें लोगन ने अपने फादर को बताई है तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि लोगन अगर पास्ट की बात करे तो 40 का वो हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। उसके साथ अपनी फैमिली की गिल्ट थी और उस गिल्ट को जब उसने जाने दिया तो तभी उसकी अवेकनिंग हो पाई। तो अगर व्यूअर को लगता है कि यहाँ पर लोगन ने झूठ बोला है तो इसी को ही क्लियर करने के लिए लोगन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक किस्म से सच भी बोल रहा है, क्योंकि उसकी पास्ट की रिग्रेटमेंट उसकी अवेकनिंग में रुकावट बन रही थी। इसलिए वो दोबारा इस तरह की सिचुएशन को कभी भी अपनी जिंदगी में फेस नहीं करना चाहता। इसलिए वो खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद उसे अपने फादर के रिस्पॉन्स का वेट होता है। तभी पैट्रियार्क यानी कि लोगन के फादर लोगन से कहते हैं कि तुम चेंज हो गए हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन तुमने एक काम गलत किया है। उसकी गलती को पॉइंट आउट करते हुए पैट्रियार्क अपने बेटे को बोलता है कि तुम चेंज तो हो गए हो, तुमने उन सारी बातों को रियलाइज कर लिया है जो कि तुम्हारी गलतियां थी, लेकिन तुम्हें अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के बाद इस तरह का कांड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब किस कांड की बात हो रही है तो वो और किसी कांड के बारे में बात नहीं, बल्कि इस फाइट जो कि अभी अभी हुई है इसी के बारे में है। पैट्रियार्क कहते हैं कि अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के बाद उसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब लोगन अपने फादर से ये बात सुनते हैं तो वो भी अपने फादर से कहते हैं कि वो गलत तो नहीं, लेकिन उसे उम्मीद है कि बाकी की न्यूज उसने सुन ली होगी, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पैट्रियार्क का जवाब हाँ में होता है। उसने बाकी की खबर भी सुनी थी कि आखिर किस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन सिर्फ वो एक बात अपने बेटे से पूछना चाहता है कि अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के बाद क्या ऐसा करना जरूरी था। अगर है तो वो उसके बारे में जानना चाहता है, और अगर नहीं है तो पैट्रियार्क ये समझेंगे कि लोगन जैसा था वैसा ही है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बदलना चाहता है, लेकिन उसके कांड तो पहले जैसे हैं। क्योंकि अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो पनिशमेंट में इतना ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो लोगन का जवाब हाँ में होता है। ये सुनकर पैट्रियार्क को काफी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन जब लोगन अपनी बात को शुरू करता है कि इस तरह करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारे सर्वेंट्स नहीं बल्कि सोल्जर्स भी मौजूद थे और साथ में नाइट भी, और उन्होंने उस सारे सिनेरियो को देखा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगन वहाँ पर अपना एक्शन नहीं लेता तो सर डोमिनियन एक वायरस की तरह काम करते और वो वायरस बिट्रेल और मजाक उड़ाने के तरीके में काम करता, यानी कि लोगन के एक्शन ना लेने पर बाकी के गार्ड्स भी सेम करते और लोगन को काफी ज्यादा नीचे नजरों से देखते। और अगर हालात इससे भी ज्यादा बुरे होते तो लोगन के अलावा बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी वो इसी तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देते। इसलिए वहाँ पर इस तरह का एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी बना। लोगन अपने मन में ये भी कहता है कि 10 सालों तक वो मर्सनरी रहा है और उसे टीम के बारे में पता है कि टीम कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक उनके लीडर को सबक सिखाने के बाद बाकी के नाइट्स खुद ब खुद ठीक हो गए होंगे। पैट्रियार्क को जब ये रियलाइज होता है कि इस सारे सिनेरियो में सर डोमिनियन ही सबसे ज्यादा गलती में थे तो वो लोगन को माफ करते हैं, लेकिन आगे से लोगन दोबारा ऐसा ना करें तो वो लोगन को भी एक वार्निंग देता है। लोगन को वार्निंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं, लेकिन उसके फादर इतनी आसानी से उसे माफ कर रहे हैं तो वो जस्ट अपने फादर को घूरता चला जाता है। लेकिन जब पैट्रियार्क अपने बेटे की ओर देखता है तो लोगन को कहता है कि वो इस तरह घूर घूर के अपने पिता को क्यों देख रहा है, क्या उसे पनिशमेंट चाहिए? अगर चाहिए तो उनके फादर उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। जो कि सुनकर लोगन कहता है कि नहीं नहीं, इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। पैट्रियार्क लोगन से कहता है कि आगे से लोगन को उसके परमिशन के बगैर इस तरह का काम दोबारा नहीं करना होगा, और उसे अभी तक अपना रैंक बैच भी नहीं मिला तो उसे संभल के चलना होगा। इन सारी बातों के साथ लोगन एग्रीड होता है, लेकिन सबसे अहम बात जो कि पैट्रियार्क लोगन को बताता है कि तुम्हारी फियोंसे भी आने वाली है। जो कि सुनकर लोगन को मानो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट अपने फियोंसे को देखने के लिए नहीं बल्कि उस प्राइज पूल के लिए जो कि उसे अपनी फियोंसे से मिलने वाला है। तो जिस लड़की का पैनल हमें दिखाया गया था तो वो दरअसल हमारे लोगन की फियोंसे है और उसका नाम रेना है। और अगर रेना की फैमिली की बात की जाए तो वो वुल्फ्स फैमिली से है और वो उसकी प्रिंसेस है। अब इस बात से मेरा क्या मतलब था, तो मैं काफी टाइम से चुप था, लेकिन जब एक बंदे को ही आपकी परवाह नहीं होती तो मैं क्यों करूं। तो आप तो अच्छी तरह से नोटी 3.0 चैनल को जानते ही होंगे, जो कि मेरा चैनल था, लेकिन मैंने एनिमे रैंक्स को दिया जिसको मैं अपना दोस्त मानता था। तो जब मैंने 1 महीना पहले कम्युनिटी लगाई थी तो उसमें
बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब वो मेरे बारे में पूछ रहे थे तो एनिमे रैंक से उन्हें पता चल रहा था, जो कि मेरे नाम से चैनल बनाया हुआ है, और वो कहता है कि आज के बाद मैं नहीं आने वाला तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। मैं हैरान कि मैंने कब बोल दिया, मैंने कम्युनिटी भी नहीं लगाई और मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन हमारे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी इससे पहले, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे सब्सक्राइबर को ऐसी बात बोलेगा। अब मेरी इस बात से और कोई मकसद नहीं, लेकिन मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक टेलीग्राम में और मुझे अपनी पुरानी इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज आते हैं कि आपने यूट्यूब छोड़ दिया है, यहाँ से हमें पता चला है। और स्पेशल थैंक्स टू प्रिंस एक्सप्लेनर और वाइम57 जिन्होंने गाइड किया उन्हें कि उसके एग्जाम्स चल रहे थे और आएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि उसे अनसब्सक्राइब कर दो। तो माफ करना आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये बताना जरूरी था। और इस तरह का बेगैरत इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा, जो कि पैसों के पीछे इतना पागल हो गया है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाना चाहता है। चलिए बहुत बातें हो गई, अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ फैमिली की प्रिंसेस रेना एम क्लैन के कैसल में आ जाती हैं, जहां पर वो सबसे पहले अपनी खूबसूरती से उनके सर्वेंट्स और सोल्जर को मानो जैसे वश में कर लेती हैं। उन लोगों को और किसी चीज के बारे में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रिंसेस रेना को ही देखते चले जाते हैं। और वहाँ पर तो कुछ गार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लोगन को काफी ज्यादा लकी भी बोलते हैं कि उनकी इतनी अच्छी और सुंदर फियोन्से जो है। तो प्रिंसेस रेना आते ही सब लोगों का ध्यान अपनी ओर कर लेती है, और जहाँ तक उसकी फॉर्मेलिटीज की बात हो रही है तो काफी अच्छे अंदाज से पैट्रियार्क से वो मुलाकात भी करती है कि लॉर्ड एम क्लेन आप कैसे हैं, आपसे काफी टाइम के बाद बात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी पहले की तरह बेहतर ही होगी। रेना की फॉर्मेलिटीज को देखने के बाद पैट्रियार्क और उनकी वाइफ काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जहाँ तक हमारे लोगन की सर्वेंट की बात हो रही है तो वो रेना को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि वो दोनों को बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और जहाँ तक रेना की बात हो रही है तो उनको ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि बड़े होकर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी, और वो भी हमारे यंग मास्टर लोगन को काफी ज्यादा लकी बुलाते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ एक बात की कंफ्यूजन हो रही होती है कि यहाँ पर सब लोग खुश हैं, लेकिन वो बंदा खुश नहीं है जिसको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसकी फियोन्से उससे मिलने के लिए आई है। वो सिर्फ यहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए नहीं, बल्कि अपने फादर का मैसेज भी उन लोगों को सुनाने के लिए आई है। वो अपने नाइट से उस पेपर को निकालने का बोलती है और वो उनको पेपर दे देता है। और जब वो उनको पढ़ना शुरू कर देती है तो पूरे 30 मिनट के बाद अभी तक जब सारे लोग खड़े खड़े बोर हो जाते हैं और कुछ तो इतना ज्यादा थक चुके हैं कि उन्हें ये फील ही नहीं हो रहा कि उनकी टांगे भी हैं या नहीं, लेकिन रेना है कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन जैसे ही वो अपने फादर के लेटर के आखिरी लाइनों तक पहुंच जाती है तो पता चलता है कि वो इस अरेंज मैरिज को तोड़ना चाहते हैं। ये बोलकर वो अपने फादर के लेटर को वहीं पर ही खत्म कर देती है। अब इस पूरे 30 मिनट के लेटर का मेन पॉइंट हमें हमारा लोगन बताता है कि यहाँ पर रेना ने जितनी भी बकवास की है तो उनका रियल गोल और कोई नहीं बल्कि ये है, वो मिमिकिंग करके कि वुल्फ फैमिली के लीडर के लेटर का और कोई मकसद नहीं बल्कि कुछ इस तरह है। मैंने सोचा था कि पैट्रियार्क ऑरा यूजर को भी पीछे छोड़ देगा और काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में अपना नाम बनाएगा। और जहाँ तक उसके बेटे की बात हो रही है तो वो तो अभी तक एक ऑरा यूजर भी नहीं बना, जैसे बाप वैसा बेटा। और अगर उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेट के बारे में बात की जाए तो वो तो काफी ज्यादा लोअर रैंक पर आते हैं। जस्ट मैं तो इसलिए उन लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता था क्योंकि मैंने उनके पूर्वजों के बारे में सुना था कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन लगता है कि पास्ट और फ्यूचर के मेंबर्स में आसमान और जमीन का फर्क है। तो यही उस लेटर की असलियत है, ना कि रेना से पढ़वा के, क्योंकि उसकी सुंदरता को देखकर कोई भी उस पर पिघल जाए और किसी को भी ये कड़वा सच पता ना चले कि इस लेटर में एम क्लैन की बेइज्जती हो रही है। अब बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमारे एम क्लैन लीडर पैट्रिक की बात हो रही है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उसकी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। अगर वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया तो उनकी फैमिली की बेइज्जती का वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। पैट्रिक गुस्सा होकर रेना से बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इस तरह का काम करके उन्हें शायद पता नहीं कि वो दूसरी फैमिली की बेइज्जती करना चाहते हैं विदाउट एक प्रॉपर रीजन के। वो इस अरेंज मैरिज को कैसे तोड़ सकते हैं, मुझे रीजन जानना है, वरना मैं इस बात को ऐसे ले लूंगा कि तुम लोग हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पैट्रियार्क को गुस्से में देखकर सारे गार्ड्स और सारे सर्वेंट होश में आ जाते हैं और उन्हें भी ये बात रीजनेबल लगती है। लेकिन तभी रेना अपनी नौटंकी को शुरू करती है और अपनी गुड लुक्स को दोबारा यूज में लाकर हमारे पैट्रियार्क से बोलती है कि माय लॉर्ड आप जैसा समझ रहे हैं
वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी इसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए खुद यहाँ पर पर्सनली आई हूँ, ताकि आपसे और लोगन से माफी मांग सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि इस मैसेज को पढ़ाने के बाद आप काफी ज्यादा गुस्सा होंगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर पर्सनली आना ही प्रेफर किया, क्योंकि आप मुझे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अपनी मेमोरीज गुजारी है उसी के ही खातिर मैं यहाँ पर आपसे और लोगन से माफी मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे हर एक पल याद है और हर एक पल मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेशियस भी है। मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली इस बात से क्या साबित करना चाहती है, लेकिन मैं खुद को यहाँ पर क्लियर करने के लिए आई हूँ और उम्मीद है आप मेरी बात को समझ जाएंगे। जो कि सुन के दोबारा सर्वेंट्स अब रेना को काफी ज्यादा मासूम और साफ दिल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की उसने कारकर्दगी यानी कि नौटंकी दिखाई है, तो उसे देख के कोई भी इस पर यकीन कर ले। तो इस बात से क्या साबित होता है कि लुक्स मैटर करती हैं, और रेना बाकी के लोगों को इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है कि वो रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो आंखें बंद करके रेना पर विश्वास करने के लिए रेडी हैं और उसके हर एक बात को सच मानते हैं। लेकिन एज वी एक्सपेक्टेड ये बाकी लोगों की राय है, और जहाँ तक उस बंदे की बात हो रही है जिसकी ये फियोंसे है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रही है और क्या नहीं। उसे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है कि ये कब पैसे देंगी और कब यहाँ से दफा हो जाएंगी। अब आखिर क्यों हमारे लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, इसलिए पहले से मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो आगे आगे देखो कि रेना में आखिर क्या गड़बड़ है, जिसको लेकर हमारे लोगों को जर्रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी अचानक से हम मारिया, जो कि हमारे पेट्रियार्क की वाइफ है, और रोनिन हमारे लोगिन के छोटे भाई की बायोलॉजिकल मदर, और अगर इस हिसाब से बात की जाए तो ये हमारे लोगिन की स्टेप मदर है। तो अगर स्टेप मदर वर्ड को सुन के आपके दिमाग में कुछ गलत बातें आ रही हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो पेट्रियार्क की वाइफ रेना से बोलती है कि अगर इसी तरह ही बात है तो मैं उस सर्कमस्टांसिस के बारे में जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम इतनी मजबूर हो कि इस मैरिज को तोड़ने पे तुली हो। मारिया की बात को सुनकर रेना के मुँह से एक वर्ड भी नहीं निकलता, और जहाँ तक लोगिन की बात है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके मैटर में उसकी स्टेप मदर भी मदद करेगी। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर लोगिन की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि फैमिली का नाम बदनाम होने से बचाने के लिए वो इस तरह बीच में बोल पड़ी, क्योंकि मारिया लोगिन को एक एनिमी के तौर पर देखती है, क्योंकि सक्सेसर जो कि फ्यूचर एम क्लेन का होगा वो तो सिर्फ एक ही होगा, और वो लोगिन और रोनिन के बीच में होगा। इसलिए मारिया को लोगिन से थोड़ी बहुत नफरत है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो मारिया के सवाल का जवाब रेना देती है कि आपकी बातें एक वैलिड रीजन है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्यों मेरे फादर ये मैरिज तोड़ना चाहते हैं। ये कहकर वो मारिया के बात को कंफर्म करवाते हैं कि यहाँ पर सरासर उनकी फैमिली की बेइज्जती हो रही है, और अगर रेना को इतनी ही इस फैमिली की परवाह है तो उसे रीजन क्यों नहीं पता। रेना दोबारा से नौटंकी शुरू करके कहती है कि उसके फादर उसके साथ फैमिली मैटर्स कभी भी डिस्कस नहीं करते, वो तो सिर्फ अपने फादर की बात मानती है ताकि वो दूसरे फैमिली का एक हिस्सा बने। अगेन रेना फंस जाती है, और मारिया कहती है कि तुम कहती हो कि तुम्हें इस फैमिली की परवाह है, लेकिन तुम्हें रीजन भी नहीं पता, और तुम अपने फादर की बात मान रही हो, और जिस फैमिली की तुम परवाह कर रही हो तो उसी की ही बेइज्जती तुम अपने हाथों कर रही हो। तो जिस पर्सपेक्टिव से भी इस बात को देखा जाए तो यहाँ पर तो तुम ही इस फैमिली की बेइज्जती कर रही हो जिसे इस फैमिली की सबसे ज्यादा परवाह है। तो खुद को इस मसले से निकालने के लिए वो आखिरी चाल चलती है, जिसमें वो कहती है कि वुल्फ फैमिली एम क्लेन फैमिली को पे भी करेगी, क्योंकि अगर रेना को पता नहीं है तो वुल्फ फैमिली के मेंबर होने के नाते वो एम क्लेन को 3 मिलियन गोल्ड कॉइन एक सौदे के तौर पर दे सकती है, ताकि ये मैटर यही का यही खत्म हो जाए। तो 3 मिलियन गोल्ड का सुन के एम क्लेन का जो मैनेजर है वो भी फाइनेंशियल मैनेजर ड्वेन, तो उसका मुंह खोला का खोला रह जाता है, क्योंकि 3 मिलियन से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एम क्लेन ने जितने भी कर्ज बाकी फैमिली से लिए हुए हैं और बैंक वगैरह से, तो वो सब का सब इस पैसों से मैनेज किया जा सकता है अगर ये लोग इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर ले। जब सीन लोगिन पर आता है तो उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसी वक्त का वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। अब उसे बस इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है और उस पैसे को अपने हाथों में लाना है। लेकिन तभी हमारे पेट्रियार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है, जैसे बाकी के गार्ड्स बेहोश होने लगते हैं। और जहाँ तक प्रिंसेस रेना की बात हो रही है तो उनको बचाने के लिए उसका गार्ड सामने आ जाता है, और वो पेट्रियार्क को उसका गुस्सा शांत करने का बोलता है। और पेट्रियार्क ये देखकर कि ये गार्ड उसकी पावर में अब तक खड़ा है और होल्ड ऑन भी कर पा रहा है, और वो भी अच्छे तरीके से, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बंदा उसे अच्छी टक्कर दे सकता है। तो पेट्रियार्क पहले में तो उसे बहुत ही ज्यादा होनहार बुलाता है, लेकिन बाद में उसे डराकर और वार्निंग देके कि इतने कम उम्र में एक हाई रैंकिंग नाइट बनना इतना आसान भी नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन अगर तुम इसी तरह ही अपना मुंह चलाते रहे तो तुम अपनी पोजीशन को खो सकते हो, और यहाँ तक कि तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे। पेट्रियार्क उस गार्ड को सीधा वार्निंग देता है कि आगे से इस तरह बिना परमिशन के मत बोलना, लेकिन गार्ड का जवाब सुनने के बाद पेट्रियार्क गुस्सा भी होते हैं और काफी ज्यादा शांत
शांत हो जाते हैं। गार्ड पेट्रियार्क को बोलते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली लीडर से सुना था कि आप काफी ज्यादा शांत मिजाज के हैं और अगर प्रिंसेस रेना को भेजा जाए तो आप जर्रा सा भी गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि बाकी फैमिली में आपकी जो रेपुटेशन है तो वो सारी की सारी झंड है। इस बात से पेट्रियार्क काफी ज्यादा मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो गुस्सा करेगा तो उसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और रेना भी पेट्रियार्क को शांत करती हुई बोलती है कि यहाँ पर वो सौदा पैसों से नहीं करना चाहती और न ही आपका ऑनर जो कि फैमिली का है वो पैसों से खरीदना चाहती है। वो तो जस्ट रिपेयर करना चाहती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा है। और अगर पेट्रियार्क जो कि एक एक्सपीरियंसफुल लीडर है, अगर वो इस सिचुएशन को देखे तो वुल्फ फैमिली के लीडर ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो पेट्रियार्क की इन यंग लोगों के सामने बेइज्जती करे। तो खुद को शांत करने के बाद वो फैसला सुनाते हैं कि मैं इस मुद्दे पर आया हूँ कि मैं वुल्फ फैमिली से पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा और मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि वुल्फ फैमिली ने मेरे बेटे के साथ जो किया है वो जर्रा सा भी ठीक नहीं किया। तो इसलिए रेना को चाहिए कि वो मेरे बेटे से माफी मांगे। ये सुनकर बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं तो उन्हें अपने पेट्रियार्क से जो उम्मीदें थी वो सही निकली। अगर यहाँ पर पेट्रियार्क इन पैसों को एक्सेप्ट कर लेते तो उनका ऑनर मिट्टी में मिल जाता। तभी अचानक से लोगन अपना हाथ उठा के अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी फियोंसे मुझे छोड़ने वाली है, तो इसलिए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, तो काइंडली मैं चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट को आप जरूर सुनिए। और ये कहते हुए वो अपने मन ही मन में काफी ज्यादा घबराया भी होता है, क्योंकि 3 मिलियन गोल्ड को वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। क्योंकि अगर आज के टाइम एमक्लेन के फाइनेंशियल स्टेट के बारे में बात की जाए तो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन हमारे एमक्लेन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी उनका साथ नहीं देगा, और जो साथ अभी उन्हें अपने स्टेप मदर की फैमिली की तरफ से मिल रहा है तो वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी रैंडमली खत्म हो सकता है और फिर हम भिखारी बन जाएंगे। लोग इनको बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन अपने बारे में जरूर पता है कि वो बेवकूफ नहीं है। वो इन 3 मिलियन गोल्ड कॉइन को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देगा। तो इसलिए वो तुरंत से अपने फादर से बोलता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है तो वो सेम है, मैं उनके इन कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊँ तो वो उन 3 मिलियन को ही एक्सेप्ट करना चाहता है। जो कि सुन पेट्रियार्क को गुस्सा आता है और वो लोगन से कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने ऑनर को पैसों के लिए बेच दें। ये कहकर पेट्रियार्क अपने ऑरा को भी रिलीज करता है, जो कि लोगन के लिए एक सिंपल वार्निंग है। लेकिन अगर वो इसके बारे में सोचे तो अगर वो यहाँ पर इस प्रेशर से मजबूर होकर अपने फादर के बातों के साथ एग्रीड हो जाता है तो वो इस तरह सब लोगों के सामने फ्यूचर में झुकता जाएगा। और सिर्फ उसके फादर नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके फादर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब पेट्रियार्क अपने बेटे से यही पूछते हैं कि क्या उसे ये लगता है कि उसकी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है कि उन्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक लंबी सी सांस लेता हुआ लोगन अपनी बातों को जब शुरू करता है तो उसके फादर के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि वो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं गरीब हूँ, आप गरीब हैं, मेरी माँ भी गरीब है, मेरा छोटा भाई भी गरीब है और ये सारी की सारी फैमिली ही इतनी गरीब है कि अपनी गांड धोने के लिए पानी भी हमारे साथ नहीं होता। और अगर आप इसी तरह ही चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सड़क छाप बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी फाइनेंशियल मदद हमारे कोई करता आ रहा है तो वो थैंक्स टू मेरी स्टेप मदर के उनकी फैमिली हमारी आज तक मदद करती आ रही है। लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चलता, कल को अगर वो बंद कर ले तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम सारी की सारी चीजों को अपने हाथों से खो बैठेंगे और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलो अब रियलिटी में बात करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा सीन हमारा लोगन अपने माइंड में प्रोजेक्ट कर रहा था। वो अपनी फादर की बातों के साथ एकदम एग्रीड है, लेकिन उसके फादर को ये बात पता नहीं कि अगर वो यहाँ पर अपने ऑनर को देख रहा है तो अगर उन्हें अच्छी तरह से पता हो कि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी फैमिली के पीछे एक रूमर फैल जाएगा। और वो क्या होगा कि हमने वुल्फ फैमिली को अपना लॉर्ड मान लिया है, क्योंकि वुल्फ फैमिली का स्टैंडर्ड हमारी फैमिली से काफी ज्यादा है। वो हमें एक ऑफर दे रहे हैं तो हमें ये लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं लेते तो ये ऐसा होगा कि हम वुल्फ फैमिली से डर रहे हैं और उन्हें अपना लॉर्ड मान लिया है। हालांकि हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि इसी में ही हमारा ऑनर है। ये सुन के रेना बोलती है कि लोगन ने जो बोला ये ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली इस तरह के रूमर्स बिल्कुल भी नहीं फैलाएगी और न ही हम ऐसे लोग हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स आपसे ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस मनी को एक्सेप्ट नहीं भी करते तो इससे इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं होगा। जो कि सुन के लोगन कहता है कि रेना मैंने तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछा, तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। एक तो तुम मैरिज तोड़ने के लिए आई हो और कहती हो कि मैं मजबूर हूँ, मुझे अपनी फैमिली की बातों को मानना चाहिए। तो इसलिए अब मैं भी कहता हूँ कि मेरी और मेरी फैमिली के बीच में तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने इस मुंह को कैंची की तरह चलाना बंद करो। तो अब हमें ये पता चलेगा कि आखिर रेना और लोगिन के बीच में इतनी नफरत क्यों है। तो लोगिन से हमें पता चलता है कि पास्ट में इस तरह का सीन जब उसने फेस किया था और माफी मांगने के बाद जब रेना से उसने पर्सनली बात करने की कोशिश की
तो रेना उसे एक कमरे में अंदर ले आई और उससे कह रही थी कि वो मजबूर है और वो उसकी बातों को समझ जाएंगे। लेकिन लोगिन ने यहाँ पर एक गलती कर दी। उसे इस तरह लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही उनके साथ कमरे में अकेले अंदर आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में इंटर करता है और इमोशनली उसे कहता है कि चलो यहाँ से भाग निकलते हैं, तो रेना एक नाइफ निकालती है और अपने कपड़े फाड़ देती है और वही नाइफ से हमारे लोगिन पर अटैक भी करती है। लोगिन खुद को तो उस नाइफ के अटैक से बचा लेता है, लेकिन अब औरत के चंगुल से खुद को कैसे निकाले, क्योंकि उसके बाद रेना अपना असल रूप दिखाती है और लोगिन को 2-4 गालियां देके और उसकी औकात याद दिला के वो एक जोर की चीख लगाती है, जिससे बाहर का गार्ड अंदर आ जाता है और वो लोगिन को इस सिचुएशन में देख के ये कहता है कि लोगिन ने रेना के साथ रेप करने की कोशिश की और इसी तरह ही लोगिन रेना के इस चंगुल में फंस गया और उसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो गई। एक तो पैसे भी उसके हाथों से चले गए और दूसरा उसने रेना को भी खो दिया और वो उसके चंगुल में भी फंस गया। तो वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल है कि उसे इस सिनेरियो के बारे में पहले से ही पता है और वो उसके साथ जरा सी भी बकवास नहीं करना चाहता और इस बारी वो इस पैसों को ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसी लड़की को नहीं जो कि भेड़ की खाल में एक भेड़िया हो।